हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। आज है गाइस 21 सितंबर 2022। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास यूनिक होने वाला है। कैसे यूनिक होने वाला है? आज से मैंने स्टार्ट किया। मैंने कल ही से कहा था स्टार्ट करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस क्लास का नाम अब से मेरा होगा मैजिक क्लास। मैजिक क्लास का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब पहला मैंने स्टार्ट किया आर्टिकल का रिवीजन कराना है। जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे पॉलिटी के अंतर्गत, तो उसको हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों डिस्कस करेंगे, जिसमें 1 से 11 अनुच्छेद, यानी फर्स्ट पार्ट में 1 से 4 आते हैं, दूसरे में 211 हैं, 2 से 11 हैं। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं फटाफट। तो इससे क्या होगा, एक बार पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट उठाएंगे, कोई टॉपिक उठा करके उसे क्लियर करेंगे। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इसी करंट अफेयर्स के साथ हम लोग का और जीएस भी तैयार होते चलेगा। यानी जो भी आपका आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है आगे, फिर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आएगा, प्री का जो भी एग्ज़ाम आएगा, उसके लिए आपका ये बहुत ही रामबाण क्लास होने वाली है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। बस फटाफट आप लोग मेरे इस मेहनत के लिए आपको एक लाइक तो करना ही चाहिए। तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, तुरंत लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या कहना है, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप उस समय श्योर हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है कि आपके सामने जिस दिन समस्या नहीं आता है तो समझिए कि आप क्या हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि अगर सही मार्ग पर चलेंगे तो कठिनाई आए ना आए, हो ही नहीं सकता है, कठिनाई तो आएगी उस टाइम। तो इसीलिए आप हमेशा ऐसे उसको चूज़ करिए। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे स्ट्रगल्स हो रहे हैं, कठिनाइयाँ आ रही, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये खुद में विश्वास होना चाहिए कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। और इसके लिए आप मतलब कठिनाई क्या होता है कि कठिनाई का आना हमारे लाइफ का एक पार्ट होता है, और उसको जीत लेना हमारा क्या होता है, एक कला होती है जीवन की। तो ये आप ध्यान रखिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जो कि एकदम धांसू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगी। क्या कह रहा है, 16 सितंबर 2022 को किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की अभी बैठक हुई है ना, 15 से 16 सितंबर को बैठक हुई है, और कहाँ हुई है अभी उसको भी डिस्कस करते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। तो किस शहर को किया गया, वाराणसी को किया गया है। किसको किया गया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को क्या किया गया, एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। जो एससीओ के नेता लोग थे उन्होंने ही क्या किया है, इसको घोषित किया है। और कहाँ हुआ है एससीओ का सम्मेलन, कहाँ हुआ, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस शिखर सम्मेलन में बेलारूस और ईरान को एससीओ की स्थायी सदस्यता लेने का भी फैसला किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें एससीओ की, यहाँ पे लिखा हुआ है एससीओ, अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 2001 में हुई थी। कब हुई थी, 2001 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चीन के बीजिंग में है। कहाँ पर है, बीजिंग में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस एससीओ में कौन कौन है, चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान के बारे में अभी कल हम लोगों ने पढ़ा है मैप के थ्रू। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है। अभी सभी की लोकेशन दिखा देंगे मैप में। ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है जहाँ पर इसका इस बार शिखर सम्मेलन हुआ है, उज्बेकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान भी है। तो एससीओ में भारत और पाकिस्तान भी है, ये भी ध्यान रखना है। कि पूछ लेता है कि इसमें किसमें भारत नहीं है, तो इसमें है भारत। ध्यान रखिए एससीओ में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान, ये सब हैं। तो मध्य एशिया का कौन सा देश नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। कौन सा नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी सारे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये संगठन करता क्या है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं और विकास है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये इसका काम है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में किसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो किसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है, तो किसके द्वारा जारी की गई है, चलिए देख लेते हैं। आंसर है ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा, ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा ये जारी की गई है। ये एक गैर लाभकारी संस्था है, गैर लाभकारी संस्था, इसी के द्वारा ये क्या किया गया है, रिपोर्ट जारी की गई है। और ये जो आंकड़े लिए गए हैं ये केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें बात की जाए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो बेरोजगारी, रोजगार और बेरोजगारी पर जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 61वां दौर है, 61वां दौर, और इसमें क्या बताया गया है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और केंद्र द्वारा अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण से इकाई स्तर के आंकड़े संकलित किए गए। तो ये सब छोड़िए, इतना ज़्यादा आपको नहीं ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखिए किस पर आंकड़े मतलब जो आंकड़े लिए गए हैं किस पर आधारित है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित है। हाँ, कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, मेंस आंसर राइटिंग में काम आ सकते हैं, कि जैसे पुरुषों और महिलाओं के बीच, महिला यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फीमेल और मेल, महिला और पुरुष के बीच 98% रोजगार अंतर के पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या है, लिंग भेदभाव है, लिंग भेदभाव का यही मुख्य कारण है। शिक्षा और कार्य अनुभव की कमी महिलाओं के लिए क्या करती है, कम वेतन में योगदान दे रही है। क्यों? क्योंकि शिक्षा और कार्य अनुभव की कमी है उनके पास। एक पुरुष की जो औसत कमाई है एक महिला की तुलना में लगभग 2.5 गुना है। एक पुरुष की जो अगर औसत कमाई देखी जाए तो महिला की तुलना में लगभग 2.5 गुना है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये सारे आपको काम आ सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में लिखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है इतने ज़्यादा फैक्ट बताने की। ठीक है, तो महिलाओं की अगर देखा जाए शैक्षिक योग्यता, तो अगर उनकी जो एजुकेशन है उनका उनके रोजगार की स्थिति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको सारे ध्यान रखने हैं। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बड़ी संख्या में जो योग्य महिलाएं हैं वो पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक मानदंड के अनुरूप होने की आवश्यकता के कारण कार्यबल में शामिल होने के इच्छुक नहीं है। तो ये सब आपको ध्यान रखना, और किसके द्वारा जारी किया गया, इंपॉर्टेंट तो यही है। थर्ड क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। सितंबर 2022 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता है। तो देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। किसने सिल्वर मेडल जीता है, इनका क्या नाम है, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, अब इसकी ये बात किया जाए कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन कहाँ हुआ है। अगर इसके आयोजन की बात की जाए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है मोरक्को। कहाँ पर हुआ है, मोरक्को। मोरक्को आपको याद होगा जब मैं अफ्रीका का मैप बता रही थी तो वहाँ पर मैंने ये जो अफ्रीका, एक मिनट, ये जो अफ्रीका है यहीं पर था मोरक्को, यहीं पर मोरक्को था, ये मैंने आपको बताया था। तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है, मोरक्को है। सॉरी, राजधानी नहीं, ये जो यहाँ पे आयोजन हुआ है ये आयोजन कहाँ हुआ, मोरक्को में हुआ है। अब मैंने यहाँ बताया कि रजत पदक तो देवेंद्र झाझरिया ने जीता है, तो ये क्वेश्चन उठता है तो गोल्ड मेडल किसने लिया, गोल्ड मेडल किसे प्रदान किया गया है, तो उनका नाम है अजीत कुमार। क्या नाम है उनका, अजीत कुमार। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि अजीत कुमार को गोल्ड मेडल दिया गया और सिल्वर मेडल देवेंद्र को मिला, देवेंद्र झाझरिया को मिला। तो ये आपको ध्यान रखना। इन्होंने कितने दूर भाला फेंका, तो ये आपको ध्यान रखना 60.97 मीटर दूर भाला फेंक करके इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि ग्रांड प्रिक्स में भारतीय भाला फेंक कौन सा, और ये देवेंद्र झाझरिया जो हैं ये 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से नहीं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ तो सिल्वर है, लेकिन मैं क्वेश्चन में क्या कह रही हूँ, 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, एकमात्र 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो चलिए इतना आपको हो गया, आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नए व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
एक मिनट, नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसको भी आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा अपने कॉपी में नोट करते समय। तो क्या कह रहा है, कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर, उसका नाम जो रोवर का रखा गया है, क्या रखा गया है, राशिद, ये भेजने वाला है। तो कौन भेजने वाला है, UAE भेजने वाला है। कौन भेजने वाला है, UAE, संयुक्त अरब अमीरात भेजने वाला है। तो ये जो संयुक्त अरब अमीरात है, ये नवंबर में, कहाँ पर, नवंबर में ये चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजेगा। और ये जो रोवर का नामकरण किया गया है, क्या नामकरण किया गया है, राशिद। रोवर का जो नाम रखा गया है राशिद, ये दुबई के जो सत्तारूढ़ परिवार के नाम पर रखा गया है। दुबई के सत्तारूढ़ परिवार के नाम पर रखा गया है। सत्तारूढ़ परिवार के नाम पर रखा गया है। सत्तारूढ़ परिवार के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसे 9 नवंबर और 15 नवंबर के बीच, कब, 9 से 15 नवंबर के बीच, कहाँ से, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना किया जाएगा। कहाँ से ये रवाना होगा, ये राशिद को जो रवाना किया जाएगा, कब से, 9 से 15 नवंबर के बीच कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से, कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से। और ये कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ है, ये अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है। तो यहाँ से ये क्या किया जाएगा, रवाना किया जाएगा। और किससे ये भेजा जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो जिससे भेजा जाएगा उसका नाम है फाल्कन 9। इसी से रोवर को फाल्कन 9 SpaceX रॉकेट के जरिए चंद्रमा पर भेजा जाएगा। और अगले साल नेक्स्ट ईयर ये क्या होगा, मार्च में जापानी लैंडर भारत के उपग्रह पर ये उतारेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ये अभियान सफल हो जाता है, मतलब ये चंद्रमा पर भेज रहा है जो रोवर राशिद, तो अगर ये अभियान सफल हो जाता है तो संयुक्त अरब अमीरात और जापान भी क्या हैं, चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारने वाले देश, जैसे कि अमेरिका हो गया और चीन हो गया, अमेरिका, चीन, रूस, तो इनकी सूची में ये भी शामिल हो जाएगा। अभी तक मतलब ये चौथा देश बन जाएगा। अगर इसका सफल हो जाता है तो अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद जो है ये संयुक्त अरब अमीरात चौथा देश बन जाएगा, अगर ये सफल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी ये देखा गया है कि अमीरात जो है, संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया था, एक होप मिशन भेजा था। ये होप मिशन कहाँ भेजा था, ये मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। अभी भी जो होप मिशन है वो उसकी क्या कर रहा है, वहाँ पर परिक्रमा कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो राशिद रोवर है, ये 10 किलोग्राम इसका वजन है, इसका जो वेट है वो 10 किलोग्राम है। और यह 2 हाई रिजोल्यूशन कैमरा, एक माइक्रोस्कोपिक कैमरा, एक थर्मल इमेजरी कैमरा, एक जांच और अन्य उपकरण लेकर क्या होगा, रवाना होगा। तो सारा मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वो भी जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक नहीं कई चैनल है, तो हर चैनल में अलग अलग चीज़ों की तैयारी कराई जा रही है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे इंस्टा से भी जिसको जुड़ना वो भी जुड़ सकता है। सभी की लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका पूरी संभावना है पूछे जाने की। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझते हुए चलिए। मिलेट्स क्या होता है, क्या सब कुछ अभी हम लोग क्लियर करते हैं। तो पहले समझिए, इसमें बताना है विचार, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये यूपीएससी एंड पीसीएस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका 1-2 फैक्ट उठा करके छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो क्या है अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। मिलेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे यह फोटो असंवेदनशील और जलवाष्प परिवर्तन के प्रति लचीला है। ठीक है, इसमें बताना क्या है, चलिए अभी देख लेते हैं। पहले सारा फैक्ट पढ़ लेते हैं। मिलेट्स के सेवन से एनीमिया हो गया, पेलाग्रा, इनसे प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। ठीक है, सही है। भारत सरकार ने 2020 को मिलेट्स का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मिलेट्स की खेती कम उपजाऊ भूमि, वर्षा सिंचित और पहाड़ी क्षेत्रों में की जा सकती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो गलत है, ये आपका ये पॉइंट जो है, भारत सरकार ने 2020 को मिलेट्स का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, ये गलत है। बाकी सही है। क्यों? क्योंकि 2020 नहीं बल्कि 2018 है। 2018 को भारत सरकार ने मिलेट्स का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं कि क्या हो रहा है,
कि पूरे देश में बंजर भूमि पर मोटे अनाज की खेती की जाएगी, ये निर्णय लिया गया है। क्यों निर्णय लिया जा रहा है, ऐसा निर्णय क्यों लिया जाए? क्योंकि जो मरुस्थलीकरण है वो हमारे बढ़ रहे हैं, भारत में मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। तो ये आंकड़े जब लिए गए तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब हमें क्या करना है, मोटे अनाजों की खेती करनी है। और अभी देखा जाए तो जो बंजर भूमि है वो कितनी हो गई है, 29.76%। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप मेंस लिखेंगे, इसीलिए मैं ये बता दे रही हूँ सभी को। 29.76% जो है ये भूमि बंजर हो गई है। अभी क्या हुआ है, मोटे अनाजों के महत्व पर एक कार्यशाला आयोजित हुआ है नौड़ी विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया। यहाँ ये बताया गया कि अभी हमें क्या करना है, मोटे अनाजों की खेती करनी है। एक को मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक मिनट में लिख दे रही हूँ, मिलेट मैन ऑफ इंडिया, मिलेट मैन ऑफ इंडिया, मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? एक खाद्य विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है डॉक्टर खादर वली, डॉक्टर खादर वली। इनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने ही कहा है कि अगर हमें रोग मुक्त जीवन जीना है तो हमें क्या करना चाहिए, मोटे अनाजों को उगाना चाहिए और इनका उपभोग भी करना क्या है, जरूरी है। ये भी बताया गया कि गेहूं और चावल का जब हम उत्पादन करते हैं तो उसके उत्पादन के लिए जितना पानी हम साल भर में यूज़ करते हैं उतने पानी में तो 25 से 30 तक मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। जितना हम लोग गेहूं और चावल में पानी यूज़ करते हैं साल भर में, उतने में तो 25 से 30 मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। तो जब हम पानी का लगातार दोहन कर रहे हैं तो इससे भूजल कम हो जा रहा है, और जब भूजल कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बंजर भूमि का दायरा बढ़ जाएगा, और जब बंजर भूमि का दायरा बढ़ जा रहा है तो ऐसी संकट, मरुस्थलीकरण, ये सारे जो भी प्रॉब्लम है ये आ रही हैं। तो मोटे अनाज लगाएंगे तो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। साथ ही जब इसको एक तो बंजर भूमि को जो करेंगे तो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। सेकंड क्या होगा, मोटे अनाज का जब सेवन करेंगे तो कैंसर वाली बीमारी है, बीपी वाली बीमारी है, कोलेस्ट्रोल है, मधुमेह जैसी, डायबिटीज वाली जो भी प्रॉब्लम है, इससे ये बचा जा सकता है। मोटे अनाजों के सेवन से इन सारी घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। अभी भारत सरकार ने 2018 को, मैंने बताया ध्यान रखिएगा, 2018 को मिलेट्स का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। लेकिन अगर संयुक्त राष्ट्र की बात किया जाए, इसने क्या किया, 2023 को, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया। दोनों याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा 2018 और संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व के सभी देश इस दिशा में कदम उठा रहे हैं और भारत में भी क्या है, पुराने पोषक अनाजों के संरक्षण का कार्य चल रहा है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्यौहार से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं। जो इस तरह से टफ त्यौहार होते हैं, जैसे पांग लहपसोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो पांग लहपसोल जो है ये किससे संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम, तो सिक्किम ये माना जाता है कि सिक्किम के जो संरक्षक देवता हैं, सिक्किम के संरक्षक देवता उनको क्या माना गया? माउंट खंग चेनजोंगा, थोड़ा टफ नाम है यहाँ का, ऐसे ही नाम होता है, माउंट खंग चेनजोंगा, इनके प्रतिष्ठापन के लिए मनाया जाता है। ये जो है यहाँ पे ये बताया जाता है कि बौद्ध, मतलब यहाँ ये कहा जाता है कि सिक्किम के संरक्षक देवता के रूप में जो माउंट खंगचेनजोंगा है, इसके प्रतिष्ठापन के लिए ये मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है पांग लहपसोल जो है, ये तिब्बती कैलेंडर जो है उसके 7वें माह के 15वें दिन अगस्त के अंत में या सितंबर के शुरुआत में मनाया जाता है। अगस्त के अंत में या सितंबर के शुरुआत में मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस पूर्व राज्य में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने में पर्वत देवता ने क्या की थी? सक्रिय भूमिका निभाई थी। क्या की थी? कि बौद्ध धर्म की शुरुआत करने में पर्वत देवता ने क्या की थी? सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा पर्वत के योगदान के रूप में इसको मनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका मानना है, बौद्ध धर्म का मानना है कि ये पर्वत ने क्या किया? बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया है। और अगर बात की जाए सबसे ऊंची चोटी जो है भारत की, वो क्या है? K2 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये सिक्किम का ही एक और फेस्टिवल है
लोसांग, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलवे पुलिस बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को मनाया जाता है। 20 सितंबर को, 20 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? 20 सितंबर 1987 को, ये पहले मैं इसका एकदम स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ कि रेलवे पुलिस बल जो RPF है ये 1882 में क्या हुआ था? रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या होता है? 1882 में क्या किया जाता है? रेलवे पुलिस फोर्स की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और फिर क्या होता है? 1957 में एक्ट के द्वारा इसको वैधानिक संस्था बना दिया जाता है। वैधानिक संस्था, तो अगर ये पूछा जाए क्या यह वैधानिक संस्था है, तो बिल्कुल ये वैधानिक संस्था है। फिर क्या होता है? 20 सितंबर 1987 को, 20 सितंबर 1987 को ये क्या होता है? सशस्त्र बल का हिस्सा बन जाता है, सशस्त्र बल का हिस्सा बनता है। तो और 20 सितंबर को ही क्या हो जाता है? इसीलिए 20 सितंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर इनके महानिदेशक की बात करें, अगर RPF के महानिदेशक की बात करें तो वो कौन है? संजय चंदर। कौन है? संजय चंदर। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो रेलवे है तो रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर रेल मंत्री कौन है तो ये आपको ध्यान रखना, अश्वनी वैष्णव है। कौन है? अश्वनी वैष्णव हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 सितंबर 2022 को INS अजय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान रखना है। INS अजय को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया है? मतलब इसको डीकमीशन कर दिया गया, यानी कि रिटायर कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। INS का मतलब है INS, यानी क्या होगा? इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसैनिक जहाज को क्या किया गया? जिसका क्या नाम है? अजय है, इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। अगर इसके सेवा मुक्त तो किया गया, चलिए ठीक है। ये कब से सेवा स्टार्ट की इसने अपनी सेवा कब से स्टार्ट की थी? ये किया था 1990 से, यानी 1990 से। इसने टोटल 32 साल तक सेवा अपनी की, 32 ईयर तक इसने सेवा की। और 2022 में इसे क्या किया गया? मुंबई से डीकमीशन कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। और इसे जो है INS अजय को किस नाम से जानते हैं? ये भी ध्यान रखिएगा, सबमरीन हंटर के नाम से ये जाना जाता था। सबमरीन हंटर के नाम से। क्यों सबमरीन हंटर के नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये क्या है? ये पनडुब्बी रोधी जहाज है। ये क्या है? पनडुब्बी रोधी जहाज है। इसमें मतलब पनडुब्बी रोधी जहाज है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पनडुब्बी रोधी जहाज जो इसमें टॉर्पीडो पाए जाते हैं। टॉर्पीडो का मतलब क्या होता है? जो पानी में चलने वाला मिसाइल होता है उसे टॉर्पीडो कहते हैं। सबमरीन हंटर के नाम से फेमस है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और इसे अभी कहाँ? मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेरियम के संबंध में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर UPSC UPPCS की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। इथेरियम बहुत चर्चा में है, कई महीनों से ये कंटिन्यूसली पेपर में आ रहा है। द हिंदू न्यूज़पेपर से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस से रहते हैं। तो हल्के में बिल्कुल मत सेशन को लिया करिए, इसको बहुत अच्छे से देखिए और सॉल्व करते रहिए। यहाँ पे दोनों तरह के क्वेश्चन हम लेते हैं, छोटे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो UPSC UPPSC से, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब चलिए, जब इथेरियम है तो इथेरियम के बारे में देख लेते हैं। यहाँ क्या बताना है? विचार करना है। तो विचार करके देख लेते हैं क्या करना है। इथेरियम एक विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, टिक करिए, बिल्कुल सही है। इथेरियम दुनिया के सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी है, गलत। ये सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी नहीं, बल्कि सेकंड नंबर की मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी। अभी आगे देखते हैं। इथेरियम ने हाल ही में अपने कार्बन पश्चिम में कटौती करने के लिए मर्ज को अंतिम रूप दिया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे कितने कथन सही हैं? तो आपके दोनों कथन सही हैं, केवल सेकंड ऑप्शन, केवल एक कथन गलत है। यहाँ पे थोड़ा गलत टिक लग गया, केवल एक कथन यहाँ पे गलत होना चाहिए था। सही कितने हैं? तो 2 कथन यहाँ पे सही हैं और ये गलत है। मतलब कि जो सेकंड नंबर का स्टेटमेंट था ये आपका क्या है? ये आपका गलत है, ये गलत है। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन क्या है? ये सही है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1 मिनट, क्या कह रहा है? जो क्रिप्टो करेंसी है तो अभी यहाँ पे क्या होनी, एक मतलब बदलाव हो रहा है। ये जो अभी मैंने बताया, ये पहली नहीं बल्कि दूसरी सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी इथेरियम है। इसका मेक ओवर किया जा रहा है, यानी ईथर को चलाने वाला जो पॉपुलर नेटवर्क इथेरियम है, ये 14 सितंबर को अपडेट करने वाला था, अपना 14 सितंबर को अपडेट करने वाला था। और उसने क्या किया? बदलाव लाने वाला था। और बदलाव जो किया है उसका क्या नाम दिया है? 1 मिनट, द मर्ज नाम दिया है।
उसको बदलाव को क्या दिया है, जो बदलाव किया है उसको क्या नाम दिया है, द मर्ज नाम दिया है, मर्ज, MERGE, मर्ज, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर पर अपग्रेड होने के साथ ही क्या होगा, जो इथेरियम होगा वो 99% कम बिजली का इस्तेमाल करेगा। जब ये अपग्रेड हो जाएगा तो 99% कम बिजली का यूज़ करेगा। मतलब अब तक जहाँ 100 यूनिट एनर्जी की ज़रूरत थी, अब वहाँ पे क्या होगा, 1 यूनिट की ज़रूरत होगी। तो अब इस जब बदलाव होगा तो इससे न केवल एनर्जी की बचत होगी बल्कि निवेशकों को भी क्या होगा, इससे ज़्यादा लाभ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि इथेरियम की, तो 2014 में, कब, 2014 में 20 साल का एक मैं नाम यहाँ लिख रही हूँ, विटालिक बटेरिन ने इथेरियम को कंप्यूटर के डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के तौर पर पेश किया था, जो मैथ्स के बड़े बड़े पजल को सुलझाने के लिए कई काम करने के लिए था। कंप्यूटर्स के मालिक को माइनर मतलब माइनिंग करने वाला कहा जाता है, ताकि लेजर के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। बदले में माइनर को क्या मिलते थे, ईथर मिलते थे। बिटकॉइन भी इसी तरह का सिस्टम इस्तेमाल करता है, जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड वैल्यूएबल जो है, ये आपका सेकेंड वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी इथेरियम है। फर्स्ट कौन है, तब बिटकॉइन है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये नहीं, 2 कथन सही है, मैंने आपको बता दिया है। लास्ट क्वेश्चन ये भी चर्चा में बना हुआ था, आज द हिंदू से मैंने इसको लिया है। देख लेते हैं, मैपिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा किर्गिस्तान से, अभी मैं आपको मैप दिखा दे रही हूँ, किर्गिस्तान से लगती है? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन। तो यहाँ पे कजाकिस्तान भी लगता है, उज्बेकिस्तान भी लगता है, चीन भी लगता है, ताजिकिस्तान ये नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो 1, 3, 4, 5 सही है, बी सेकंड नहीं सही है। ये देखिए, ये है किर्गिस्तान, ये देखिए ये किर्गिस्तान है। अब अफगानिस्तान यहाँ बैठा हुआ है। अब ये बताइए कहाँ लग रहा है, कहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो किससे लग रहा है? अब किर्गिस्तान जो देखा जाए तो ये मध्य एशिया में स्थित क्या है, एक देश है, जो चारों तरफ से ज़मीन और पहाड़ियों से घिरा हुआ। अगर इसके उत्तर में देखा जाए, किर्गिस्तान के उत्तर में क्या है, यहाँ कजाकिस्तान है। क्या है? कजाकिस्तान है, ये उत्तर है ना। इसके उत्तर में नॉर्थ में क्या है, कजाकिस्तान है। और पश्चिम में देखा जाए, पश्चिम में उज्बेकिस्तान है, ये दिख रहा है। इसके वेस्ट में क्या है, उज्बेकिस्तान है, ध्यान रखिएगा। और दक्षिण पश्चिम में इसके ताजिकिस्तान है। और ये इसका साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट में क्या है, ताजिकिस्तान है। और अगर बात करें कि पूरब में इसकी क्या है, तो चाइना है। पूरब में इसकी क्या है, चाइना है। और किर्गिस्तान की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसकी क्या है, बिश्केक है। कैपिटल इसकी क्या है, बिश्केक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो अफगानिस्तान से बिल्कुल दूर दूर तक नहीं साझा करता है। तो इसके ये ध्यान रखना कि इसके पश्चिम में उज्बेकिस्तान है, साउथ वेस्ट में ताजिकिस्तान है, और इसके नॉर्थ में कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान के बारे में भी कल हम लोगों ने पढ़ा है मैपिंग के थ्रू। और ये इसके ईस्ट में क्या है, चाइना है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना। अब क्यों ये चर्चा में बना है, क्योंकि दोनों जो राष्ट्र हैं, दोनों जो देश हैं, ये गोलाबारी के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो चल रहा है, तो इसलिए क्या था, चर्चा में था। इसलिए मैंने ये मैपिंग से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जो करंट में रहते हैं। तो चलिए कल का रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो पॉलिटी का जो मैजिक क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। 18 सितंबर 2022 को किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता? बेंगलुरु। भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे नामीबिया, ओबान, फ्रेडी सावन्ना, आशा शिबली और साशा क्या हैं? चीतों के नाम हैं। टाइफून नान मडोल ने निम्न में से किस देश में दस्तक दी है? जापान में दी है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर 2022 को किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। धारीदार केश, मायावी राजकुमार, शिरा परक पामर और चित्तेदार पीला लांसर किससे संबंधित? तितलियों से, बटरफ्लाई से संबंधित है। पहली बार किस राज्य के विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? यूपी। उत्तर प्रदेश। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अस्ताना कर दिया है। और हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया? झारखंड बन गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश बन गया है? तो भारत बन गया है। तो ये तो हो गया। तो चलिए हम लोग क्या जो आर्टिकल है वो समझ लेते हैं। तो चलिए पॉलिटी क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल पढ़ने से आर्टिकल तो चलिए ठीक है, पहला हम देख लेते हैं आर्टिकल। तो इसमें टोटल हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट भाग हैं वो 22 भाग पूरे इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ने हैं। इम्पोर्टेंट की बात मैंने की। तो जिसमें से आपके पहला भाग जो है वो नाम है उसका संघ और इसका क्षेत्र। संघ और इसका क्षेत्र, ये पहला जो है, थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है।
एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। संघ और इसका क्षेत्र है, तो ये भाग 1 है, और भाग 1 में जो आर्टिकल चलते हैं वो 1 से 4 चलते हैं। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 अनुच्छेद तक चलता है। अब इसमें पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल पहला क्या कहता है कि भारत, यहाँ पे क्या नाम दिया है, भारत यानी इंडिया, भारत यानी इंडिया, जो भारत है यानी इंडिया है वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। ध्यान से सुनिएगा, पहला आर्टिकल यही कहता है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ है। रिपीटिंग, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ है, ये किसने कहा है, अंबेडकर जी ने कहा है, अंबेडकर जी के अनुसार ये है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं सेकंड आपका आर्टिकल क्या कहता है। सेकंड आर्टिकल कि पहला मैंने बता दिया, सेकंड है संघ में नए राज्यों का प्रवेश। संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों को इसमें क्या कराएंगे, इंटर कराएंगे। संघ बन गया, अब इसमें क्या करेंगे, नए राज्य को डालेंगे। तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, ये आर्टिकल क्या हो गया, 2 हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट, और ये आपको ध्यान रखना, और ये संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना का अधिकार किसको है, ये भी ध्यान रखिएगा, संसद को है। किसको है ये अधिकार, संसद को है। चलते हैं थर्ड आर्टिकल देखते हैं। तीसरा आर्टिकल क्या कहता है कि भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण, भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण, भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन, या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या कह रहा है, भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण करेंगे या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन करेंगे, और ये कौन करेगा, किसको ये दायित्व है, किसको ये अधिकार है, तो ये भी संसद को है। ये भी आपको ध्यान रखना है। संसद को अधिकार है कि किसी राज्य में से उसका राज्य अलग कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के भाग मिलाकर के एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये सब किसको अधिकार है, संसद को अधिकार है। आर्टिकल अगर 4 की बात किया जाए, चौथे आर्टिकल की बात की जाए, तो आर्टिकल चौथा क्या कहता है, आर्टिकल चौथा कहता है कि आर्टिकल 2 और 3, ये चौथा आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2, 3 अभी जस्ट मैंने बताया, तो आर्टिकल 2 और 3 को संविधान के आर्टिकल 2 और 3 को आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत जो है संशोधन नहीं माना जाएगा। 2 और 3 में जो भी है उसको में अगर संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब इस तरह का जो कानून है एक सामान्य बहुमत, 368 के तहत विशेष बहुमत से होता है, तो लेकिन यहाँ पे कह रहा है 368 के तहत नहीं माना जाएगा। यानी इस तरह का जो कानून होगा एक सामान्य बहुमत से साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। इसमें जो संशोधन होगा वो किससे होगा, साधारण जो विधायी प्रक्रिया होगी, साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा, सामान्य बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त कर देना है, किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त करके भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे देना हो, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तब वहाँ पे आर्टिकल 368 का यूज़ होगा, ना कि ये संसद के द्वारा होगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे देना है तब वहाँ 368 का यूज़ होगा, ना कि संसद के द्वारा होगा। ये भी आपको ध्यान रखना। और ये मामला कब आया था, बेरूबारी संघ 1960 में आया था, जहाँ पे 9वां संशोधन हुआ, और 9वें संशोधन के तहत क्या किया गया था, पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया था। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं भाग 2। मतलब आर्टिकल 4 तक भाग 1 के अंतर्गत था, वो मैंने आपको बता दिया। भाग 2 जो है वो किसकी बात करता है, नागरिकता की बात करता है। अब तो भारत बन गया, अब यहाँ पे रहने वाले लोगों को नागरिकता भी तो देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। तो नागरिकता आपका भाग 2 है वो किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। अब नागरिकता से संबंधित है तो इसमें आर्टिकल जो जाएगा 5 से 11 जाएगा, आर्टिकल 5 से 11। तो यहाँ पे आर्टिकल 5 जो कहता है, आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कि अब हमें क्या करना है, नागरिकता की बात यहाँ की गई, यहाँ पे क्या की जा रही है, नागरिकता की बात की जा रही है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, नागरिक बनने के लिए उसको क्या होना चाहिए,
नागरिकता के लिए उसको क्या होना चाहिए, वह व्यक्ति जो भारत का क्या हो, मूल निवासी हो। तो इसमें भी कई शर्तें दी गई, जो मूल निवासी हो 3 शर्त में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। कैसे? उसका जन्म भारत में हो, या फिर सेकंड क्या कंडीशन है, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरा क्या कहता है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वो क्या कर रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो। तो ये सब छोड़िए, बस आपको ये ध्यान रखना, आर्टिकल 5 की जो बात करती है वो नागरिकता है। ठीक है, ये हो गया। अब छठा क्या कहता है, आर्टिकल छठा क्या कहता है कि पाकिस्तान से आव्रजन, पाकिस्तान से लिखूंगी नहीं क्योंकि लेट हो रहा है, मैं आपको ऐसे ही बोल दे रही हूँ। पाकिस्तान से भारत को आव्रजन करने वाला, भारत को पाकिस्तान से अगर भारत कोई आ रहा है तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन कब बन सकता है, इसकी भी कई कंडीशंस हैं। तो वो जब पॉलिटी की कोई लेक्चर बनाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल बताएंगे। अभी बस आप आर्टिकल वाइज पढ़ते चलिए कि 5 नागरिकता कहता है। छठा क्या कह रहा है, पाकिस्तान से भारत को आव्रजन करने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक बनना। और आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जो 1 मार्च 1947 से, आर्टिकल 7 आर्टिकल क्या कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित, लेकिन बाद में फिर क्या हो, भारत में पुनर्वास के लिए लौटें तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकृत प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक लेकिन रहना होगा। ठीक है, कि एक तो बताया था पाकिस्तान से भारत आने वाला, और दूसरा 7वां आर्टिकल कहता है कि भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए अगर लौटता है तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि एक व्यक्ति जिसके पेरेंट्स यानी माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन भारत के बाहर रह रहे हों, फिर भी वह भारत का क्या है, नागरिक बन सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि उसने कब पंजीकरण कूटनीति तरीके से या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर और आपके हैं 8, 9, 10, ये भी हैं आपके, 11 भी है। तो इस तरीके से नागरिकता का अर्जन कैसे, 8 तो मैंने बता दिया, 9, 10, 11 भी है, तो वो भी आपको बता दीजिएगा। 8 तक आप ध्यान रखिए, यही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे, सारे आर्टिकल नहीं देखेंगे। तो 8 तक आपका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। बाकी कल हम लोग भाग 3 पढ़ने वाले हैं। भाग 3 में तो आर्टिकल 12 से 35 है, और 12 से 35 में लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। तो मुझे लोकेशन दिखाना था, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जो देखिए सभी का, जो अभी हम लोगों ने SCO की बैठक की बात की थी, ये देखिए कजाकिस्तान है, और ये आपका पाकिस्तान है, भारत का तो पता ही है आपको। ये आपका इधर आइए, ये तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल है, ये मैंने बताया था। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, और उज्बेकिस्तान, ये सारे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना रखते हैं। कल आपका नया जो पार्ट 2 आएगा इसका आर्टिकल का, जिसमें हम लोग भाग 3 के बारे में डिस्कस करना। और भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको भी हम लोग शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, बहुत डीपली नहीं जाएंगे। तो आप लोग लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।